कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में बैठेगा वो यहीं से बैठेगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि वर्ब को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। वर्ब को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। अब आपको सर ये तो अलग ही टाइप बता दिया आपने, ये बच्चे अंडरस्टैंडिंग के लिए है टाइप, जरा ध्यान से सुनो। अगर किसी वर्ब को मैं डूइंग कह रहा हूँ कि वर्ब का नेचर डूइंग है ना, मतलब कोई ना कोई एक्शन किया गया है, एक्शन किया गया है। अब देखो यहाँ से एक वर्ड आया एक्शन, यहाँ से क्या वर्ड आया एक्शन। तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होती है या बुक्स में कई जगह लिखा मिलता है कि वर्ब की एन नंबर ऑफ डेफिनेशन मिलती हैं। तो वर्ब की अगर एक सिंपल एक वर्ड में कहूँ तो वर्ब पर लिखा होता है एक्शन वर्ड, है ना। ऐसा कोई शब्द जो एक्शन को दिखाए उसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मैं आपसे कहूँ डेफिनेशन क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। बात भी ठीक है कि भाई एक्शन को दिखाने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन पूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि एक्शन को दिखाने वाले शब्द ही वर्ब होते हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक्शन को ना दिखा के स्टेट को दिखाते हैं लेकिन वर्ब होते हैं, है ना। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, छोटी डेफिनेशन, वन वर्ड डेफिनेशन बढ़िया है कि भाई बहुत अच्छा क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है ना। लेकिन मैंने कहा वर्ब को 3 भागों में बांटेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी है ना, पूरी डेफिनेशन नहीं है, थोड़ी सी अधूरी डेफिनेशन है। अच्छा ठीक है, देखो जरा, मैंने कहा वर्ब को हम 3 भागों में बांटेंगे अपनी समझ के लिए। किसके लिए, अपनी समझ के लिए। डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। डूइंग वो वर्ब्स होंगी जिसमें एक्शन किया गया है, हैपनिंग वो वर्ब्स होंगी जिसमें एक्शन खुद हुआ है, समझे। इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकती है जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक्शन खुद हुआ है, ठीक है। बीइंग वो वर्ब होगी, ठीक है। बीइंग वो वर्ब क्या होगी, बीइंग बी वर्ब होगी। बीइंग वर्ब किसको बोलेंगे, बीइंग बोलेंगे बी वर्ब को, ठीक है। अब तुम कहोगे सर बी वर्ब क्या होती है। देखो वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है हमार, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है बीन और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं, डूइंग, हैपनिंग, बीइंग, ठीक है। मैंने कहा एक्शन खुद से होगा, डूइंग है, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, एक्शन किया गया है किसी के द्वारा, डूइंग है। एक्शन खुद से होगा, हैपनिंग है। और मैंने इसके अलावा बताया कि एक वर्ब बीइंग भी होती है, बी वर्ब को बीइंग वर्ब कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी बीइंग क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बीइंग वर्ब वो वर्ब है जहाँ पर एक्शन होगा ही नहीं। बीइंग वर्ब वो वर्ब है जहाँ पर एक्शन नहीं होगा। बीइंग वर्ब वो वर्ब है जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। पहली बात, बिना एक्शन के कैसे काम चलेगा। आप कहोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने तो पढ़ा है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, बहुत सी किताबों में लिखा होता है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लगभग बात ठीक भी है। चलो, जैसे मैंने डूइंग, हैपनिंग और बीइंग 3 बातें करी, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में रखता हूँ। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उन एग्जांपल्स को अब आप डूइंग, हैपनिंग और बीइंग में बांटने की कोशिश करेंगे हम। ध्यान से देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, आई एम अ टीचर। दूसरा, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, की मैं एक टीचर हूँ और मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तीसरा, राम गोज टू टेम्पल डेली। मैंने कहा राम जो है भाई डेली टेम्पल जाता है। देखो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, अपने हिसाब से कर लेना एडजस्ट। फिर मैंने कहा राम इज अ डॉक्टर। फिर मैंने कहा इट हैपेंड एक्सीडेंटली। फिर मैंने कहा राम फेल डाउन। मैंने कुछ सेंटेंस दी, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और भी दूं क्या कुछ, 6 सेंटेंस हो गए। चलो एक और लिखो, द बेबी इज क्राइंग। राम प्लेज क्रिकेट। अब ध्यान से सुनो, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे आपके सामने। देखो अगर मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, इसमें इज एम आर आया है। मैं अभी ऊपर बता के आया हूँ क्या, अभी ऊपर बता के आया हूँ कि बी वर्ब के साथ जो बी वर्ब की जो फैमिली है, हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म होती है, ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो। सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूस बोलते हैं। बी वर्ब की 4 फॉर्म है हमारे पास। मैंने आपसे कहा इज एम आर, वाज वर्ब, बीइंग, बीइंग कहीं आया है तो आप इसको बीइंग वर्ब कह रहे हैं। और बीइंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है इसमें एक्शन नहीं होता, मैंने अभी इतना बताया। अभी बताता हूँ कैसे। मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पर एक अकेली वर्ब आई है, यहाँ पर एक अकेली वर्ब आई है एम। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 वर्ब हैं, अगर आपके पास कितनी वर्ब रखी हैं, 2 वर्ब रखी हैं, तो एक बात ध्यान रखो, अगर 2 वर्ब हैं तो ये बात पक्की होगी कि 2 वर्ब में से एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और एक वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब होगी। अगर आपके पास सेंटेंस में कहीं 3 वर्ब रखी हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी
और एक उसमें से क्या होगी, एक उसमें से मेन वर्ब होगी। और आपके पास एक वर्ब अकेली रखी है, केवल एक ही वर्ब है सेंटेंस में, तो वो कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या ही होगी, मेन वर्ब होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि कुल मिला के अगर सेंटेंस में वर्ब की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब आपके पास कितनी होगी, एक ही मेन वर्ब होगी, बाकी जो बची हुई होंगी वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस है आई एम अ टीचर, इसमें केवल एक अकेली वर्ब है एम, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, फिलहाल ये कैसी वर्ब है, फिलहाल ये मेन वर्ब है, फिलहाल ये कैसी वर्ब है, फिलहाल ये मेन वर्ब है। और जब जब इज़ेमार वाज वर्ब मेन वर्ब बन जाए तो उसको बीइंग वर्ब भी कह रहे हैं, वैसे ही लिंकिंग वर्ब है, आगे पढ़ोगे आप लिंकिंग वर्ब। तो इज़ेमार वाज वर्ब में यहाँ पे एम लिखा है और केवल अकेली वर्ब रखी है, अकेली वर्ब है, तो मैंने कहा अगर एक ही वर्ब होगी तो आपके पास वो क्या होगा, मेन वर्ब होगी। एक बात तो ये होगी कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग, इज अकेला आया, क्राइंग वर्ब की एनजी फॉर्म है, तो मैंने कहा इज़ेमार जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्राइंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। हालांकि कुछ लोग पार्टिसिपल बोल देंगे इसको, खैर जनरल समझो, इस हेल्पिंग वर्ब है, क्राइंग वर्ब की कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखो एक वर्ब थी क्राइंग, एक वर्ब थी, इस दो वर्ब आई, तो एक वर्ब मेन वर्ब है और एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इज़ेमार वाज वर्ब जब किसी और वर्ब के साथ आया तब तो वो हेल्पिंग वर्ब है, जब अकेला आया तब वो क्या है, मेन वर्ब है। और जब जब वो अकेला आया होता है उसको कौन सी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। मैंने आपको कहा बी वर्ब में क्या नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। बोले सर अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो इज आया है ये भी बी वर्ब भी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जब भी आपके पास नहीं हेल्पिंग वर्ब आई है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब जो आई होगी वो आप ऐसे समझो कि हेल्पिंग वर्ब केवल टेंस बताने के लिए है कि बात प्रेजेंट की है, बात पास्ट की है, बात फ्यूचर की है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस बताने के लिए आई है। एक्शन बताने के लिए कौन आता है, मेन वर्ब आता है। तो इसलिए हम इस वाले इसकी बात तो करेंगे नहीं फिलहाल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। हमने कहा यहाँ पे एम अकेला रखा है, जब जब एम अकेला है मैंने कहा मेन वर्ब है। अब सेंटेंस पढ़ो, आई एम ए टीचर, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मुझे बताओ कोई एक्शन हुआ, जल्दी बताओ। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, मैंने कहा भाई अच्छी बात है। तुमने कहा बोले सर हम तो स्टूडेंट है, तो आप कहेंगे हम स्टूडेंट है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा राम एक डॉक्टर है, एक्शन हुआ, बताओ जरा इस सेंटेंस में भी कि राम एक डॉक्टर है, क्या इसमें एक्शन हुआ, एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर इज़ेमार वाज वर्ब आया जिसने एक्शन को नहीं दिखाया, इज़ेमार वाज वर्ब आया इसने एक्शन को नहीं दिखाया। सेम ऊपर एम आया, उसने एक्शन को नहीं दिखाया, है तो वर्ब भी, मेन वर्ब है और मेन वर्ब है, लेकिन उसने एक्शन को नहीं दिखाया। क्या समझे यहाँ से, इज़ेमार वाज वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं अगर वो मेन वर्ब के रूप में आए तो वो एक्शन को नहीं दिखाती, ये दिखा रही होती हैं स्टेट को। किसको दिखा रही होती है, स्टेट को। एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं, क्या है, स्टेट है। स्टेट मतलब एक तरीके से ऐसा मान के चलो जस्ट इन्फॉर्मेशन। कभी भी इज़ेमार वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में आया है वो एक स्टेटिक सिचुएशन को दिखाएगा। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक स्टेटिक इन्फॉर्मेशन है कि मैं एक टीचर हूँ, राम एक डॉक्टर है, आप स्टूडेंट हैं, ये एक स्टेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन वही मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे जो टीच आया ना, ये टीच जो है वो एक्शन को दिखा रहा है। ये टीच किसको दिखा रहा है, ये टीच एक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर मेरे द्वारा एक काम करा गया पढ़ाने का, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, इसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पर किसका काम हुआ, यहाँ पर पढ़ाने का काम हुआ, आई टीच इंग्लिश। तो टीच बेसिकली एक्शन है, टीच बेसिकली क्या है, एक्शन है। और मैंने कहा एक्शन है तो फिर देखो एक्शन है तो या तो ये डूइंग होगा या ये हैपनिंग होगा। वर्ब को पहचानना है ना। मैंने कहा बीइंग वर्ब कौन सी है, इज़ेमार वाज वर्ब कहीं अकेला आया, मेन वर्ब के रूप में कौन सी वर्ब है, बीइंग वर्ब है। उसके अलावा मैंने क्या कहा, बीइंग के रूप में कितने एग्जाम्पल है, मैंने दो ही एग्जाम्पल आपको दिए हैं। हमने पहला पढ़ लिया, ठीक है, और हमने चौथा पढ़ लिया। दो एग्जाम्पल हमारे हो गए, दोनों में इज़ेमार अकेला आया, बीइंग वर्ब है। बीइंग वर्ब वो वर्ब होती है ना, जिसको किसको कह रहे हैं, जब इज़ेमार वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाए, वो एक्शन को नहीं दिखाता, किसको दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा, अगर एक्शन वर्ड आया है, ऐसा वर्ड आया जिसको देख के लग रहा है एक्शन हुआ है ना, तो वो या तो क्या होगा, या तो डूइंग होगा या हैपनिंग होगा, क्योंकि एक्शन तो यहाँ भी है, एक्शन यहाँ भी है। अब तुम्हें सेंटेंस पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा कि एक्शन खुद हुआ है या किया गया है। एक्शन खुद हुआ है या किया गया है। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक्शन खुद हुआ है किया गया, मैंने खुद पढ़ा दिया, मतलब सोच के देखो, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये जो टीच वाला एक्शन है किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है। एक्शन खुद नहीं हुआ, मैंने करा है, समझे, मैंने करा है, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर एक्शन किया गया, यहाँ पर एक्शन किया गया, एक्शन खुद नहीं हुआ। मैं आपसे कहूँ क्या किया गया, एक्शन किया गया है। और अगर एक्शन किया गया है तो इस बात का मतलब है ये कैसी वर्ब है, ये जो वर्ब है ये हमारी डूइंग है। कैसी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। दूसरा देखो, ये सेंटेंस डूइंग हो गया। एक बार ये देखना जरा, नंबर 8, मैंने कहा राम प्लेस क्रिकेट। राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। सोच के देखो, डूइंग है हैपनिंग है, अरे राम द्वारा एक्शन किया जा रहा है, राम द्वारा क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। राम द्वारा क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ये जो खेलने वाला एक्शन है खुद हो रहा है, राम कर रहा है, राम कर रहा है, राम ने काम करा है क्या करने का, क्रिकेट खेलने का, है ना। तो यहाँ पर भी एक्शन हुआ है लेकिन खुद नहीं हुआ, एक्शन क्या हुआ है, एक्शन किया गया। और अगर एक्शन किया गया तो ये वर्ब भी कैसी वर्ब है, ये वर्ब भी कैसी वर्ब है, ये भी डूइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। अब आप कहोगे तीन चीज़ें बता रहे हो, अभी जरा थोड़ा सा सबर करो, इसी चीज़ को मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेट करूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। प्लेस कैसी वर्ब है, प्लेस डूइंग वर्ब है। अब देखो इसके अलावा सेंटेंस नंबर 3 देखो, राम गोज टू टेम्पल डेली। मैंने कहा राम प्रतिदिन मंदिर जाता है, राम
प्रतिदिन मंदिर जाता है, राम गोज टू टेम्पल डेली। गोज कैसी वर्ब है? राम जाता है, कोई खुद नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि राम खुद चला गया, ऐसा कि मतलब एक तरीके से खुद चला गया कि उसके उससे बिना मर्जी का काम हो गया। राम ने एक काम करा है, जाने का काम। इस गोस का डूअर कौन ही है, करने वाला कौन ही है? राम है। गो वाला एक्शन किसने करा है? राम ने किया है। तो एक्शन खुद नहीं हुआ, एक्शन किया गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार हो सकता है खुद हुआ हो। खुद वाले एग्जाम्पल अभी तुम्हें टेंशन ना लो। अगर एक्शन खुद हुआ है तो बच्चे ये गोज भी कैसी वर्ब है? ये भी डूइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? डूइंग, जिसमें एक्शन किया गया है। अब ध्यान से सुनो, नंबर 3 भी हो गया, नंबर 8 भी हो गया। अब मैं तुमसे कहूँ इट हैपन्ड एक्सीडेंटली, इट हैपन्ड एक्सीडेंटली, माना मैंने आपसे कहा कि एक सेंटेंस करके दिखाओ भाई, तो आपने वो सेंटेंस सॉल्व करा। आपने जब सेंटेंस सॉल्व करा तो सेंटेंस सॉल्व करने के बाद आपसे गलती हो गई कुछ ना कुछ। मैंने कहा भाई, मतलब जो भी आपने इसमें एरर निकाला उसमें गलती हो गई। मैंने कहा भाई ये कैसे कर दिया, मैंने तो सिखाया था। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरे से गलती से हो गया, ये मेरे से गलती से हो गया। तो जब इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो मैंने लिखा इट हैपन्ड एक्सीडेंटली। बोले ये तो गलती से हो गया है। तो आप अगर कोई चीज़ गलती से हुई है इसका मतलब आपने करी होगी या खुद हो गई? सोच के बताओ। इट हैपन्ड एक्सीडेंटली, गलती से हो गया। गलती से हो गया मतलब तुमने खुद नहीं करा, ऐसा कि तुमने एक्शन कर दिया हो, जानबूझ के तुमने करा हो, तुमसे गलती से हो गया है, समझे? तो एक्शन तुमने नहीं करा, एक्शन खुद हुआ है, समझ रहे हो? एक्शन खुद हुआ है। और अगर एक्शन खुद हुआ है तो ये वर्ब्स डूइंग नहीं कैसी होती हैं? ये जो हैपन्ड है ये कैसी वर्ब है? डूइंग वर्ब है, हैपनिंग है? ये हैपनिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये हैपनिंग वर्ब है, डूइंग नहीं। चलो कोई बात नहीं। बोले सर मुझे नहीं है समझ में बात। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नंबर 6 देखो, राम फेल डाउन, राम नीचे गिर गया। अब तुम खुद बताओ, ये एक्शन किया गया है, राम गया जाके बोले आज तो गिर के दिखाऊंगा, और जा गया और राम जाके गिर गया। सोच के देखो क्या ये बात ठीक है? राम फेल डाउन, राम नीचे गिर गया, तो राम ने तैयारी करी हो, प्लानिंग करी हो कि आज जाके गिर के दिखाऊंगा। तो ये एक्शन राम ने करा नहीं है, ये एक्शन खुद हुआ है। तो आप कह सकते हो राम फेल डाउन में जो फेल वर्ब है ये एक्शन खुद हुआ है, ये एक्शन खुद हुआ है। कैसा हुआ ये एक्शन? ये एक्शन खुद हुआ है। और अगर खुद हुआ है तो ये फेल भी कैसी वर्ब है? ये फेल भी कैसी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये हैपनिंग वर्ब है। फिर से देखो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 देखो, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब देखो, हालांकि बेबी के मामले में तो खुद भी मान सकते हैं, बिना खुद के भी चला लो, दोनों ही बातें ठीक है। हो सकता है बच्चा खुद ही रो पड़ा हो, है ना, या फिर हुआ किसी तरह करा गया, द बेबी इज क्राइंग अगर मैं लेके चलूँ तो क्राइंग हो सकता है बच्चा खुद ही रो पड़ा, है ना। ऐसी दिक्कत है कि मतलब भूख भूख लग रही थी, कुछ हो गया था, बच्चा खुद ही रो पड़ा। लेकिन कुल मिला के रोने का एक्शन करा किसके द्वारा गया है? रोने का एक्शन किसके द्वारा किया गया है? बेबी के द्वारा किया गया है। कुल मिला के एक एक्शन है रोना, है ना, जो बच्चे ने करा है। तो मैं भी इसको एक्शन किया गया है मान सकता हूँ, एक्शन किया गया है। और अगर एक्शन किया गया है तो ये क्राइंग कैसी वर्ब हो जाएगी? ये डूइंग वर्ब हो जाएगी। मैंने आपको 8 सेंटेंस दिए, मैंने 8 सेंटेंस में आपको ये समझाने की कोशिश करी कि हैपनिंग क्या है, डूइंग क्या है और बीइंग क्या है। हैपनिंग क्या है, डूइंग क्या है और बीइंग क्या है। यहाँ से 3 बातें मुझे समझ में आई, तीनों बातें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। क्या? कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन किया जाता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन खुद हो जाता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें एक्शन किया जाता है, कुछ में खुद हो जाता है, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन होता ही नहीं है, जो केवल किसको दिखा रही होती हैं? जो केवल स्टेट को दिखा रही होती है। किसको दिखा रही होती है? केवल स्टेट को दिखा रही होती है, वो एक्शन को नहीं दिखा रही होती। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई हो तो मैं तुम्हें फिर थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हैपनिंग, डूइंग, बीइंग अभी के लिए इतना ही है। अभी मैं इसको आगे रिलेट करूँगा आपके लिए, तब आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार बड़े काम की चीज़ थी ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ अपने मोड में। क्या कि आपने सबने पढ़ा है, बोले सर हम पढ़ रहे हैं वर्ब, और आपको पता है कि सर वर्ब जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाता है? देखो जैसे मैंने बी वर्ब की बात करी थी, बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आ जाती है। कहीं इज, एम, आर या फिर वॉज वर्ब मिल गया, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में कई बार हैव फैमिली मिल जाती है, ठीक है। कई बार क्या मिल जाती है? हैव की फैमिली मिल जाती है, जहाँ पर आपको हैज़, हैव, हैड में से कुछ रखना होता है, ठीक है। हालांकि जब जब हैज़, हैव, हैड अकेला आएगा तो वो मेन वर्ब होगा। मैंने कहा जब जब एक वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वो मेन वर्ब है। हैज़, हैव, हैड में हैव जो फैमिली है ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है, और एक मॉडल्स होते हैं जनरली। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बेसिक ओवर भी दे रहा हूँ। मॉडल्स कितने होते हैं हमारे पास? जनरली 10 होते हैं। कितने होते हैं जनरली? कितने होते हैं? 10। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। जैसे मैंने याद कर रखे हैं ऐसी तुम्हें होनी चाहिए उंगलियों पर। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। कहूँ तो लिख दूँ कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। अब देखो टोटल मेरे पास 10 मॉडल्स हैं। मॉडल्स भी हमेशा किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए।
अच्छा देखो, इसके बाद आती है बात मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मैंने बताया केवल टेंस बताने के लिए आया। जैसे इज एम आर आ गया प्रेजेंट है, वॉज वर आ गया पास्ट है, हैज़ हैव आ गया प्रेजेंट है, हैड आ गया क्या है पास्ट है। मॉडल्स तो हालांकि प्रेजेंट पास्ट बताते नहीं है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर शैल आएगा तो प्रेजेंट है, शुड आएगा तो पास्ट है। ना, बहुत सी सिचुएशन में ठीक हो सकता है, बहुत सी सिचुएशन में गलत भी हो सकता है। अब वापस आओ मेन वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब के मैंने कुछ पार्ट्स बता दिए कि ये चीज़ें हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, और यहाँ वाली जो चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे सिखाता चलूँगा बीच में। हेल्पिंग वर्ब में मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नया नहीं है सीखने का। जो मेन कन्फ्यूजन है वो किसका ही है, मेन कन्फ्यूजन है मेन वर्ब का। अब मैं आपको बताऊँ, मेन वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेन वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो मैं आपसे कहूँ वर्ब, मेन वर्ब कितने टाइप की है? बोले सर 2 टाइप की है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी। तो अब बात होती है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क है, किसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहा गया। देखो मैं नीचे आता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, फिर से ध्यान रखना। देखो अगर किसी चीज़ को सब्जेक्ट कह रहे हो या ऑब्जेक्ट कह रहे हो, ध्यान से सुनना। पहली बात तो कोई भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो बिरादरी से नाउन या प्रोनाउन होगा, समझ रहे हो। अगर किसी चीज़ को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहा है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि चलो सब्जेक्ट तो क्लियर है, एक ही होगा। मैं आपसे कहूँ ऑब्जेक्ट किस किस का हो सकता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट 2 लोगों का हो सकता है, या तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रपोजिशन के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट रखा होता है, या फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है। अगर मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने कहा कि भाई ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर वो मैंने ऑब्जेक्ट कहा है तो वो 2 लोगों से बिलोंग कर सकता है, या तो वो बिलोंग करता होगा किसी प्रपोजिशन से, या वो बिलोंग करता होगा किसी वर्ब से। पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर प्रपोजिशन है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। ये बात पक्की है कि प्रपोजिशन के साथ 100% क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। हालांकि कुछ एडवर्बियल प्रपोजिशन नाम की चीज़ होती है ना। मैं हर बार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे देता हूँ कि कई बार बच्चे नीचे कमेंट करते हैं, अरे सर हमें पता है कि कई बार प्रपोजिशन होती है उसके साथ ये नहीं आता वो नहीं आता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनरल कॉन्टेक्स्ट में चलना है हमें, कि जनरली ऐसा होता है ना। एक आधा एक्सेप्शनल केस को चल रहा है तो वो अलग चीज़ है। जैसे मैंने कहा एडवर्बियल प्रपोजिशन जो होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन हाँ जनरली प्रपोजिशन होती है तो प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट 100% होगा। प्रपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के चलेगी ही नहीं। प्रपोजिशन अपने साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लेके चलेगी, वो नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात करते हैं वर्ब की। भाई वर्ब बहुत चूजी है ना। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। कैसी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसी वर्ब कहलाएगी? तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। जो ऑब्जेक्ट की थ्योरी है वो ये है। क्या है? ऑब्जेक्ट की ये थ्योरी है, प्रपोजिशन के पास 100% ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जब नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जरा ऊपर आ जाओ। मैंने कहा मेन वर्ब 2 टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सीधी सी बात। अच्छा ठीक है। बोले सर और इन्फॉर्मेशन कोई है? मैंने कहा हाँ है यार, सुनो। देखो ट्रांजिटिव वर्ब को भी 2 टाइप में बांट सकते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। अगर जानते हो थोड़ी वोकेबलरी तो कहीं अगर मोनो लिखा होता है ना, कहीं अगर क्या लिखा होता है, मोनो लिखा होता है, तो मोनो का मतलब किससे निकलता है? एक से। मतलब मोनो ट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके पास कितना ऑब्जेक्ट होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। डाई ट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, डाई मतलब 2, जिसके पास कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? जिसके पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है वर्ब के पास ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना भी हो। समझे? ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक होगा तो मोनो ट्रांजिटिव, 2 होगा तो डाई ट्रांजिटिव, और अगर है ही नहीं तो वो इंट्रांजिटिव। 3 सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। वर्ब के टाइप हो गए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब तुम कहोगे सर यहाँ से क्या काम की बात है? बच्चे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आपको स्ट्रक्चर में बहुत मदद करती है। कहाँ पे प्रपोजिशन आनी चाहिए, कहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब बताएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब बताएगी। कब ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन रखा है तो एक्स्ट्रा रखा है कि नहीं रखा है, नाउन प्रोनाउन है तो किससे बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से ही निकल के आती है। अगर आपको पहचान होगी तो बड़ा अच्छा होगा। अब आपने कहा बोले सर आपने तो ओवरव्यू दे दिया, पहचान करने का कोई तरीका है कि क्या ट्रांजिटिव क्या इंट्रांजिटिव? मैंने कहा यार तरीका तो है। बोले सर बताओ कुछ। देखो एक चीज़ और जो बेसिक चीज़ है मैं आपको बता दूं। अगर कहीं वर्ब रखी है या चलो कहीं प्रपोजिशन रखी है तो प्रपोजिशन के बाद उसका जनरली क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट रखा होता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऐसी होती है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर कहीं वर्ब रखी है तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है।
तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जनरली वर्ब के बाद आएगा, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कई बार ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में, वो बात अलग है। जनरली ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये दो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उन सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कौन सा ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे मैंने पहचाना, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा था, द बेबी इज क्राइंग, क्या द बेबी इज क्राइंग। दूसरा सेंटेंस में लिख देता हूँ वही सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश। तीसरा मैं लिख देता हूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। राम sang the song sweetly. The man is selling smartphones. This phone is selling like hotcakes. देखो भाई, मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस लिखे, 6 के 6 सेंटेंस दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग। अब तुम कहोगे सर पता कैसे चलेगा, कौन सा तरीका है बताओ जरा। मैंने कहा बिल्कुल बताते हैं भाई। देखो ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास वर्ब है ना, और आपकी जो वर्ब है वो किसका रिप्लाई कर रही है, व्हाट या फिर होम। हिंदी होती है क्या, होम की होती है किसका किसकी। अगर नहीं जानते हो तो लिख दिया मैंने। अगर आपकी वर्ब रिप्लाई करती है दो चीज़ों का, व्हाट का रिप्लाई और होम का रिप्लाई, है ना। अगर दोनों का रिप्लाई करती है, अगर इनका क्या मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है, तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं मिलता है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इतनी सी बात है। रुको, एक मिनट रुकना है, नीचे लिख लेते हैं, जगह कम थी यार वहाँ पे। वर्ब व्हाट और होम का अगर रिप्लाई कर देती है, हम पूछेंगे वर्ब से भी, देखो कैसे पूछते हैं, का रिप्लाई दे देती है ना, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देती है, ठीक है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो जरा, मैंने कहा था बेबी इज क्राइंग, वर्ब क्या है पहले देखो। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचाननी आनी चाहिए, इतने बड़े तुम हो गए हो। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्राइंग होगी मेन वर्ब, ठीक है साहब। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्राइंग हो गई मेन वर्ब। अब देखो मैंने कहा वर्ब से पूछेंगे, हमारा तो काम है सवाल करना, आ जाओ जरा। वर्ब से पूछेंगे, क्राइंग हो गई मेन वर्ब, ठीक है। मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा रो रहा है, इससे सवाल पूछो। मैं पूछता हूँ क्या रो रहा है, व्हाट, बच्चा क्या रो रहा है, क्या जवाब मिला, सोचो क्या जवाब आ रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, जवाब ही नहीं आया यार, कुछ नहीं जवाब आया, मतलब व्हाट का रिप्लाई तो करा नहीं, है ना। बच्चा किसको रो रहा है ना। मैंने कहा बच्चा रो रहा है किसी चीज़ के लिए। अब ये मत सोचना किसको, देखो जरा किसका किसकी, है ना। अब किसका किसकी मत सोचना, किसका बच्चा रो रहा है वो अलग चीज़ हो गई, है ना। किसको बच्चा किसको रो रहा है ना। ये तो ये वाली अगर चीज़ कहें तो इस बात का भी कोई जवाब मिलेगा नहीं कि द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, इस बात का कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है। और रिप्लाई नहीं मिलेगा व्हाट और होम का, तो वर्ब समझ लो कैसी है, वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अब देखो द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग व्हाट, बच्चा क्या रो रहा है, कुछ लिखा है या कुछ आ सकता है, बच्चा क्या रो रहा है, कोई जवाब नहीं। बच्चा किस, होम मतलब किसको, बच्चा किसको रो रहा है, किसको कोई जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा।
दोनों में से कोई भी जवाब आपको नहीं मिलेगा, सवाल पूछ के देखो, क्राइम से पूछोगे सवाल तो पता चलेगा। रिप्लाई नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर क्राइम कैसी वर्ब हो गई? बोले जी मैंने माना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बढ़िया, सवाल देखो नेक्स्ट। आई टीच इंग्लिश, मैंने कहा मैं क्या पढ़ाता हूँ? बोले सर इंग्लिश। टीच क्या है? एक ही वर्ब है अकेली, तो ये मेन वर्ब हो गई। मैंने कहा आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ? जवाब क्या मिला? मैं क्या पढ़ाता हूँ? बोले जी इंग्लिश पढ़ाते हो। व्हाट का रिप्लाई मिला, और अगर व्हाट का रिप्लाई मिला तो आप यहाँ से कह सकते हो, बोले सर व्हाट का रिप्लाई मिल गया, व्हाट का रिप्लाई मिल गया, मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसी वर्ब है? वर्ब ट्रांजिटिव है, क्योंकि किसका रिप्लाई कर रही है? व्हाट का। अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस और लिखूँ मैं कहीं, रुको एक सेकेंड। मैंने एक सेंटेंस लिखा राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी हेल्प करी। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम हेल्प्ड मी। बोले अच्छी बात है सर, हेल्प कर दी। जरा देखना, राम हेल्प्ड, राम ने हेल्प करी, ये वर्ब है, अकेले रखी है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस हो सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। मैंने कहा राम ने हेल्प करी, मैंने पूछा हूम, बोले यार किसकी हेल्प करी? जवाब मैं, बोले मेरी हेल्प करी। मैंने कहा किसकी हेल्प करी? बोले मेरी। तो होम का रिप्लाई मिला, और अगर होम का रिप्लाई मिल गया, क्या हुआ? होम का रिप्लाई मिल गया। अगर होम का रिप्लाई मिल गया तो वर्ब फिर से कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर तुम इतनी बात देख के समझ पाए कि जब होम का रिप्लाई मिल रहा है तो ये लीविंग है। होम का रिप्लाई कैसा है? होम का रिप्लाई कैसा है? लीविंग है। और व्हाट का रिप्लाई देखो कैसा है? व्हाट का रिप्लाई में इंग्लिश आया। इंग्लिश लीविंग है नॉन लिविंग है? इंग्लिश कैसा है? नॉन लिविंग है। तो अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो यहाँ से एक बात हमने और सीखी कि जब जब व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, जब जब व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। व्हाट का रिप्लाई कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लैग के पेपर में ना आएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा होम का रिप्लाई, किसका रिप्लाई? होम का रिप्लाई अगर मिलेगा, अगर कभी भी होम का रिप्लाई मिलता है तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग या लिविंग? होम का रिप्लाई जब जब मिलेगा कैसा होगा? होम का रिप्लाई हमेशा कैसा होगा? लिविंग होगा। होम का जब भी रिप्लाई मिलेगा, होम मतलब किसको, है ना, या किसकी, किसको तो खैर गलत हो जाएगा, किसकी, है ना, किसका है किसकी, तो किसका है किसकी अगर रिप्लाई मिलेगा तो उस सिचुएशन में आप ये मान के चलो कि जब भी रिप्लाई निकल के आएगा वो कोई पर्सन होगा। मेरा राम ने मेरी सहायता करी, मैं जानता हूँ राम को, मैं कहता आई नो राम, आई नो राम। मैंने पूछा आई नो हूँ, मैं किसको जानता हूँ? बोले राम को जानते हो, तो किसको का रिप्लाई मिला कि नहीं? हाँ तो वही है। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, मेन वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। राम इज प्लेइंग वॉट, क्या खेल रहा है राम? बोले सर क्रिकेट खेल रहा है। वॉट का रिप्लाई मिला तो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्या कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखो, राम सैंग द सॉन्ग स्वीटली, राम सैंग द सॉन्ग स्वीटली, राम ने गाना गाया, बड़ी मधुर आवाज में गाना गाया। राम सैंग, राम ने गाया, ये हो गई वर्ब। मैंने पूछा क्या गाया? आपने कहा सर गाना गाया। मैंने कहा किसका रिप्लाई मिल रहा है? राम सैंग व्हाट, क्या गाया? गाना गाया। व्हाट का रिप्लाई मिला, अगर व्हाट का रिप्लाई मिला तो ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर से देखो, द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स, यहाँ पर देखो सेल वर्ब है, सेल। द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स, मैंने कहा द मैन इज सेलिंग व्हाट, ये आदमी क्या बेच रहा है? आपने रिप्लाई करा, बोले सर स्मार्टफोन्स बेच रहा है। व्हाट का रिप्लाई मिला, व्हाट का रिप्लाई मिला, तो सेलिंग यहाँ पर कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन, सेलिंग कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि किसका रिप्लाई कर रहा है? व्हाट का। ये आदमी क्या बेच रहा है? मैंने कहा स्मार्टफोन्स बेच रहा है। वहीं सेम सेंटेंस में नीचे सेलिंग आया, सेंटेंस पढ़ो, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, है ना, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अब ध्यान से सुनना, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, पहले तो देखो तुम्हें पता हुआ लाइक प्रपोजिशन है, हॉट केक्स उसका ऑब्जेक्ट है। ये चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट को भी छोड़ दो। मैंने कहा दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये फोन बिक रहा है। लाइक हॉट केक्स मतलब कोई चीज़ तेजी से बिक रही होती है तो उसको सेलिंग लाइक हॉट केक्स कहते हैं, है ना। ये एक ईडियम भी है, जब आप देखोगे ईडियम्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब किसी चीज़ का बहुत तेजी से बिकना, तो वो सेलिंग लाइक हॉट केक्स है। तो अब मैंने सेंटेंस में लिखा दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो ये फोन, अब देखो फोन बेच रहा है या फोन बिक रहा है, सोचो, है ना। अगर मैं हिंदी निकालूंगा तो फोन बेच रहा है, फोन बिक रहा है। आप कहोगे बोले सर फोन बिक रहा है, तो दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो फोन बिक रहा है। अब मैंने पूछा फोन क्या बिक रहा है, रिप्लाई मिलेगा। फोन किसको बिक रहा है, रिप्लाई मिलेगा। फोन क्या बिक रहा है, फोन किसको बिक रहा है, रिप्लाई नहीं मिलेगा। व्हाट और होम का रिप्लाई मिलेगा ही नहीं, निकाल के देखो, नहीं मिलेगा। और अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर सीधी सीधी बात है, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान से देखना, सेल ही ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे और सेल ही इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक चीज़ यहाँ से 5 नंबर और 6 नंबर से हमें समझ में आती है कि कई बार वर्ब 2 प्रकार के नेचर रखती है। वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, दोनों तरीके के काम वर्ब कर सकती है, लेकिन ये पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब आप पहचानोगे कैसे? पहचानोगे डूअर से। अब ध्यान से देखो, सॉरी, सेल का काम मैन कर सकता है? बताओ जरा, अगर सेल का काम मैन ने करा हो तो सेल का डूअर मैन हो सकता है, एक्शन हुआ होगा। सेल का काम क्या कर सकता है? सेल का काम मैन कर सकता,
सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेलिंग सेलिंग का, बेचने का काम कौन कर रहा है? बेचने का काम कर रहा है मैन, और ये कर सकता है क्योंकि मैन डूअर है। मैन डूअर है, वो बेचने का काम कर रहा है ना। मैन डूअर है, वो बेचने का काम कर रहा है। मतलब ये जो है ना सेलिंग, ये सेलिंग डूइंग वर्ब है। कैसी वर्ब है ये डूइंग वर्ब है। दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। फोन बिक रहा है बहुत तेजी से। क्या बेचने का काम फोन कर सकता है? क्या सेलिंग का काम फोन कर सकता है? सोच के देखो, क्या बेचने का काम फोन कर सकता है? फोन किसी चीज को कैसे बेच देगा, या फोन खुद को कैसे बेच देगा? बेचने वाला कोई और होगा, फोन बेच नहीं रहा, फोन बिक रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए सेलिंग यहां पर क्या है, डूइंग नहीं, कैसी है, हैपनिंग वर्ब है। सेलिंग यहां पर कैसी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब है। सेलिंग कैसी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब है। अच्छा ठीक है, कुल मिला के आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मुझे लगता है समझ में आया होगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या आया होगा, समझ में आया होगा। मैंने बहुत सी वर्ब नहीं है, 6-7 सेंटेंस लिए हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझाया है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ साथ साथ, क्या कि मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के साथ साथ ये भी बता दूं कि कौन सी हैपनिंग कौन सी डूइंग। जैसे मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का रोना, बच्चा अगर मैं कह रहा हूँ बच्चा रो रहा है तो ये बेसिकली डूइंग एक्शन है, बच्चे ने खुद करा है। कैसा एक्शन है? डूइंग एक्शन है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये कैसा एक्शन है? ये कैसा एक्शन है? डूइंग एक्शन है। मैंने करा है, खुद नहीं करवाया। या ऐसे कह दूँ कि अपने आप हो गया, मैं रात को सो रहा था पढ़ाने का काम हो गया, नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा करा जाता है एक्शन। ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम द्वारा कोई काम किया जा रहा है, डूइंग एक्शन है ना। राम सैंग द सॉन्ग, राम ने गाना गाया, है ना, कैसा एक्शन है? डूइंग है। राम ने गाया, ठीक है। राम ने मदद करी, कैसा एक्शन है? डूइंग एक्शन है। द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स, कैसा एक्शन है? डूइंग एक्शन है। क्यों एक्शन है डूइंग? क्योंकि मैन ने कोई काम करा है बेचने का। लेकिन अगर मैं कहूँ फोन बहुत तेजी से बिक रहा है, तो फोन खुद बिक रहा है, किसी ने बेचा नहीं है। बेचा हालांकि किसी ने हुआ, कोई ना कोई होगा इसके पीछे एक्शन करने वाला, लेकिन फिलहाल यहां पर जो सेलिंग लिखा है वो बिक रहा है फोन खुद से। और अगर खुद से बिक रहा है तो ये डूइंग नहीं, कैसी वर्ब है? ये हैपनिंग वर्ब है। खुद से बिक रहा है, तुमने कुछ नहीं करा, फोन बिक रहा है, तुमने कुछ नहीं करा, खुद से बिक रहा है। ठीक है, और अगर किसी ने करा भी है तो वो मेंशन नहीं है। फोन बिक रहा है, सेलिंग लाइक हॉटकेक्स, बहुत तेजी से, तुम ये कहना चाह रहे हो। एक बात जरा ध्यान से देखना, पूछो क्या? हालांकि कहीं हैपनिंग वर्ब एक ही आई है। हैपनिंग वर्ब कितनी आई है? एक ही आई है। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। वर्ब दो टाइप की थी, एक तो डूइंग थी और एक कैसी थी? हैपनिंग थी। एक तो डूइंग थी और कैसी थी? एक हैपनिंग थी। अब देखो, अगर वर्ब हैपनिंग होगी, अगर आपने वर्ब को पहचान लिया कि वो डूइंग नहीं है, वो हैपनिंग है, तो ये बात पक्की है कि वो इंट्रांजिटिव ही होगी। अगर वर्ब हैपनिंग होगी तो यह पक्की है कि वो इंट्रांजिटिव होगी। अच्छा ठीक है, बोले सर अगर वर्ब डूइंग हुई तो यार डूइंग में दोनों पॉसिबिलिटी है, तुम्हें समझनी पड़ेगी देख के कि वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अब तुम कहोगे सर पता क्या करें, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव या डूइंग हैपनिंग? दोनों में से जो समझ में आ रहा है वो कर लो। डूइंग हैपनिंग तुम्हारी मदद करेगा ये पता करने में कि वर्ब ट्रांजिटिव है या क्या है, इंट्रांजिटिव है ना। देखो ध्यान से, अब मैंने तुमसे कहा कि डूइंग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। जरा देखो एग्जांपल दूं तुम्हें इस बात का, देखो ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस डूइंग है, पहला सेंटेंस कैसा है? डूइंग है, लेकिन डूइंग के साथ साथ कैसा है? इंट्रांजिटिव है। बाकी डूइंग के साथ साथ कैसे भी हैं? डूइंग के साथ साथ ट्रांजिटिव भी हैं, समझ रहे हो? डूइंग के साथ साथ कैसे भी हैं? ट्रांजिटिव भी हैं। अभी मैं और सेंटेंस भी दे दूंगा। तो डूइंग की कंडीशन में तुम्हें देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव है या कैसा है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर वर्ब हैपनिंग होगी, अगर वर्ब कैसी होगी? हैपनिंग होगी, तो फिर ये बात पक्की है, ये बात 100% श्योर है कि वो इंट्रांजिटिव होगी। अब आप सर एक वर्ब और बताई थी, बीइंग। बच्चे बीइंग में तो एक्शन होता ही नहीं है, बीइंग में तो एक्शन होता नहीं है, तो बीइंग तो एक्शन को दिखाती नहीं। बीइंग वर्ब किसको दिखाएगी? बीइंग वर्ब दिखाएगी, बीइंग वर्ब दिखाएगी स्टेट को, समझ रहे हो? स्टेटिक सिचुएशन को दिखाएगी। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर है, यू आर अ स्टूडेंट है, राम इज अ डॉक्टर है, ये सारी सिचुएशन को दिखाएगी बीइंग वर्ब। तो बीइंग का एक्शन से कोई खास लेना देना है नहीं। डूइंग और हैपनिंग का है, तो डूइंग और हैपनिंग का मैंने बता दिया। हैपनिंग वर्ब होगी तो इंट्रांजिटिव होगी, डूइंग होगी तो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो अब ये जो डूइंग हैपनिंग है ना, तुम्हारी मदद करेगा। कहीं तुम फंस जाओगे तो ये डूइंग हैपनिंग तुम्हारी मदद करेगा। जैसे दो सेंटेंस देखो, इन दोनों सेंटेंस में तुम्हें पता चल गया यार ये हैपनिंग वर्ब है, खुद से एक्शन हुआ है। और अगर एक्शन खुद से हुआ है, और अगर एक्शन खुद से हुआ है तो फिर सोचने की बात ही नहीं, वो हैपनिंग वर्ब होगी। और हैपनिंग वर्ब्स कैसी होती हैं? इंट्रांजिटिव होती है। इसी वजह से ये हॉट केक्स जो है ना, हॉट केक्स ये ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन सेलिंग कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट लेने की क्षमताएं तो होती नहीं है। अब तुम्हें समझ में आएगा। इसी वजह से बीच में क्या रखी है? प्रपोजिशन रखी है कि ये ऑब्जेक्ट किसका बन जाए? प्रपोजिशन का बन जाए, क्योंकि वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, वो तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, इसलिए बीच में क्या डाला? प्रपोजिशन डाला कि ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ना बन के किसका बन जाए? प्रपोजिशन का बन जाए। यहां पे सेलिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, सेलिंग कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो साथ में क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। क्या है बीच में प्रपोजिशन आई है? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वर्ब क्या ले सकती है? ऑब्जेक्ट ले सकती है। और अगर ऑब्जेक्ट ले सकती है तो ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कुल मिला के आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हैपनिंग डूइंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अब तक जो मैंने डिस्कस करा है। अब थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब के मोनो और डाई ट्रांजिटिव को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जरा ध्यान से सुनो। देखो भाई, बाकी मैंने एक चीज आपको बताई थी
कि वर्ब को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, मतलब जो हमारे पास वर्ब है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। वो भी साफ सा लिखता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक तो मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। अब दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, मोनो और डाई, बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपसे कहा था व्हाट का रिप्लाई करती है तो ट्रांजिटिव होती है, होम का रिप्लाई करती है तो ट्रांजिटिव होती है, दोनों का रिप्लाई करती है ना, व्हाट या होम में से किसी एक का रिप्लाई मिल रहा है, या तो व्हाट का मिलेगा या होम का मिलेगा, मोनो ट्रांजिटिव। कई बार ऐसा होता है दोनों का रिप्लाई मिल जाता है, व्हाट और होम। अगर दोनों का रिप्लाई मिल जाए, व्हाट का भी मिल जाए, होम का भी मिल जाए, दोनों का रिप्लाई मिल जाए, तो वो मोनो ट्रांजिटिव होती है, सॉरी डाई ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, अब आपको के साथ थोड़ा एग्जाम्पल दो तो समझ में आया बात। मैंने कहा अरे बिल्कुल देंगे। जैसे मैंने कहा राम गेव मी एन एप्पल, कि राम ने मेरे को एप्पल दिया, मैंने आपसे कहा, या एक सेंटेंस में लिखता हूँ राम टोल्ड मी अ स्टोरी, राम ने मेरे को एक स्टोरी बताई। मैंने दो सेंटेंस लिखे आपके सामने। आपको पता होगा व्हाट का रिप्लाई कैसा होता है, नॉन लिविंग, और इसका होम का रिप्लाई कैसा होता है, होम का रिप्लाई होता है लिविंग। अब ध्यान से सुनो, राम गिव मी एन एप्पल, राम ने मेरे को एक एप्पल दिया, राम टोल्ड मी स्टोरी, राम ने मेरे को स्टोरी बताई। राम ने दिया है ना, मैंने पूछा किसको दिया, आपने कहा बोले मुझे दिया भाई। मैंने कहा क्या दिया, आप कहेंगे बोले सर एप्पल दिया। तो होम का भी रिप्लाई मिला, व्हाट का भी रिप्लाई मिला, और जब दोनों का रिप्लाई मिला तो आपने इसको कैसी वर्ब मान लिया, डाई ट्रांजिटिव मान लिया। कैसी वर्ब मान लिया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब मान लिया, क्योंकि दोनों का रिप्लाई मिला। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ब जो दोनों का रिप्लाई देती है वो डाई ट्रांजिटिव होगी। कुछ गिनी चुनी ही वर्ब हैं, जैसे गेव हो गया, टोल्ड हो गया, टीच भी डाई ट्रांजिटिव के रूप में यूज हो जाता है ना। गेव टेल हो गया, टीच हो गया, ये बेसिकली डाई ट्रांजिटिव के रूप में यूज हो जाते हैं। एक दो वर्ब्स और होंगी एग्जाम के काम से रिलेटेड, वही इतनी है जरूरी जो डाई ट्रांजिटिव के रूप में यूज होती हैं। जनरली मोनो ट्रांजिटिव होती हैं सारी वर्ब्स, मोस्टली वर्ब्स। अब बात ये, जैसे मैंने कहा, जैसे नो वर्ब है, आई नो राम, और मैं कहूं आई नो द ट्रूथ। नो दोनों का रिप्लाई करता है। देखो आई नो, आई नो, आई नो हूं, मैं किसको जानता हूं, बोले सर राम को जानते हो। मैंने कहा मैं क्या जानता हूं, बोले मैं तो सच जानता हूं। व्हाट का रिप्लाई मिल गया ट्रूथ, और होम का रिप्लाई मिल गया राम। नो ने दोनों का रिप्लाई करा, होम का रिप्लाई भी करा और व्हाट का रिप्लाई भी करा। नो ने दोनों का रिप्लाई करा। दोनों का रिप्लाई करने के बावजूद भी जो नो वर्ब है, जानना जिसका मतलब है, ये मोनो ट्रांजिटिव होता है। कैसा ट्रांजिटिव होती है वर्ब, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि अगर वर्ब दोनों का रिप्लाई कर रही है, व्हाट का भी और होम का भी, तो वो डाई ट्रांजिटिव ही होगी, है ना। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन सी डाई ट्रांजिटिव, कौन सी मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, राम टोल्ड मी अ स्टोरी, राम ने मेरे को स्टोरी बताई। किसको बताई, मुझे बताई। क्या बताया, स्टोरी बताई, है ना। तो टोल्ड ने दोनों के रिप्लाई करे, दोनों के रिप्लाई करे, तो एक ऐसी वर्ब है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, बात क्लियर हो गई डाई ट्रांजिटिव। आप कहोगे सर मोनो ट्रांजिटिव, अरे ऊपर जितनी बताइए सब मोनो ट्रांजिटिव तो हैं, ये भी मोनो ट्रांजिटिव है, उसके अलावा ये भी मोनो ट्रांजिटिव है, ये भी मोनो ट्रांजिटिव है, ये भी मोनो ट्रांजिटिव है, सब मोनो, ये भी मोनो ट्रांजिटिव है। जिसका एक ऑब्जेक्ट है वो तो मोनो ट्रांजिटिव है ही। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है तो डाई ट्रांजिटिव, व्हाट और होम का रिप्लाई करेगी। एक चीज़ यहाँ से सीखने के लिए मिल जाती है, अगर मैं सेंटेंस को किसी और तरीके से लिखना चाहूँ तो हम टू का यूज़ कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, राम गेव, अगर मैं इसको नॉन लिविंग को पहले लिखता हूँ, राम गेव एन एप्पल, राम गेव एन एप्पल, और लिविंग को बाद में लिखता हूँ, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, बीच में टू का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, देखो रिसीवर के लिए यूज़ हो रहा है, वैसे किसके लिए यूज़ हो रहा है, रिसीवर के लिए। टू प्रपोजिशन जो है वो रिसीवर को दिखाती है, रिसीवर के लिए यूज़ हो रहा है। अब फिलहाल के हिसाब से तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम इतना ध्यान रखो, पहले लिविंग को रखते हैं बाद में नॉन लिविंग को रखते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग को पहले रखें और लिविंग को बाद में रखें, तो ऐसी सिचुएशन में बीच में किसका यूज़ करते हैं, टू का। ये ध्यान रखना है। इसी को देख लो, जैसे मैं राम टोल्ड में स्टोरी को मैं लिखता हूँ, राम टोल्ड आ स्टोरी, राम ने एक स्टोरी बताई। किसे बताई, मुझे बताई। अगर लिविंग बाद में आ गया तो उसको जोड़ने के लिए किसका यूज़ करोगे, उसको जोड़ने के लिए टू का यूज़ करेंगे। उसको जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। ये तो दो बातें आपको काम की ध्यान रखनी है। मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी आपको बताऊंगा मैं दो चार चीज़ें और काम की, सुनो। देखो कुछ और बताऊं, चलो मैं एक बार पहले फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने बताया वर्ब एक एक्शन वर्ड है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब होगा। इसको मैंने तीन भागों में बांटने की कोशिश करी, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग, जिससे आपकी वर्ब की थोड़ी समझ बढ़े। वर्ब को तीन पार्ट में हमने डिवाइड करा, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। ये हालांकि एग्जाम से रिलेटेड जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, डूइंग, हैपनिंग, बीइंग। एक्शन किया गया है, डूइंग है, खुद हुआ है, बीइंग है,
खुद हुआ है, हैपनिंग है, और अगर कोई एक्शन हुआ ही नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कुछ है, तो उसके लिए बीइंग का यूज़ करते हैं। बीइंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर्ब होती हैं जनरली, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये बात करी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की मैंने कुछ बात करी। मेन वर्ब को मैंने दो पार्ट्स में बांटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट होना भी है कि एक है, दो है, अगर एक है तो मोनोट्रांजिटिव, दो है तो डाइट्रांजिटिव, और नहीं है तो इंट्रांजिटिव। बाकी मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनते हैं, और ऑब्जेक्ट दो लोगों के पास हो सकता है, या तो प्रपोजिशन के या वर्ब के। प्रपोजिशन के पास 100% ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पास हो भी सकता है और नहीं भी, और यही होना ना होना क्या डिसाइड करता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बाकी ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट की मैंने बात करी, जनरली ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ होता है, वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट प्रपोजिशन के साथ भी कहीं आता है, बाद में ही आता है। फिर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता करने के लिए मैंने आपको एक की दी, क्या कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए व्हाट और हुम का रिप्लाई। व्हाट और हुम का रिप्लाई, अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, व्हाट हुम का रिप्लाई नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पहचानने की कोशिश करो डूइंग और हैपनिंग। डूइंग और हैपनिंग पहचानने की कोशिश करो। डूइंग और हैपनिंग पहचानना मतलब ऐसा मान के चलो कि अगर आपको दिख गया कि वर्ब हैपनिंग है, एक्शन खुद से हुआ है, तुमने कुछ नहीं करा, अगर एक्शन खुद से हुआ है ना तो वो वर्ब कैसी ही होगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। 100% आप कह सकते हैं कि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने कहा कि वर्ब डूइंग है, अगर मैंने कहा कि वर्ब कैसी है, वर्ब डूइंग है, तो फिर आप उसमें मान सकते हो कि वर्ब डूइंग के केस में ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। और अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है तो बोले सर कैसे पता चलेगा, अरे पता चलेगा व्हाट और किससे, व्हाट और हुम से। फिर मैंने कहा एक वर्ब बीइंग होती है, उसमें एक्शन नहीं होता, वो किसको दिखाती है, स्टेट को। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के मैंने मोनो और डाई ट्रांजिटिव के एग्जांपल्स आपको दिए कि मोनो ट्रांजिटिव क्या है, डाई ट्रांजिटिव क्या है। मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव में दोनों में मैंने आपके सामने बात कर ली कि व्हाट और हुम का रिप्लाई एक का मिलेगा दोनों में से किसी एक का तो मोनो ट्रांजिटिव, दोनों का मिलेगा तो वो डाई ट्रांजिटिव। ठीक है। जनरली क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो पहले लिविंग रखा जाता है और बाद में कौन सा रखा जाता है, बाद में नॉन लिविंग रखा जाता है। अगर इसके सीक्वेंस को बदल दें, नॉन लिविंग को पहले रख दें और लिविंग को बाद में रख दें, तो जनरली बीच में किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, है ना। बीच में जनरली तो टू ही आता है। अच्छा फिर से देखो, राम टोल्ड अ स्टोरी टू मी, ठीक है, वही मैंने काम करा, राम टोल्ड मी स्टोरी। पहले क्या रखा है, लिविंग रखा है, बाद में नॉन लिविंग रखा है। तो नॉन लिविंग को पहले रखूँ, लिविंग को बाद में रखूँ, तो बीच में किसका यूज़ किया जाता है, टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है। बाकी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने बता दिया, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई मिलता है। ये बात और ध्यान रखने की है, मैंने आपको बताया क्या कि अगर ऐसा हो कि दोनों का रिप्लाई कोई वर्ब कर रही है तो जरूरी नहीं है वो डाई ट्रांजिटिव होगी। हो सकता है कि वो एक का ही रिप्लाई एक्सेप्ट करे। जैसे मैंने कहा नो दोनों का रिप्लाई करती है, नो होम का भी रिप्लाई करती है, नो व्हाट का भी रिप्लाई करती है, नो दोनों का रिप्लाई करती है। लेकिन दोनों का रिप्लाई करने के बावजूद भी नो कैसी ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है। एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा नो के साथ, चाहे तो लिविंग रख लो चाहे नॉन लिविंग रख लो। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं ऐसी जो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ले लेती हैं, जैसे गिव है, ठीक है, टेल है, इसके अलावा टेल के अलावा मैंने आपको बताया टीच हो सकती है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू इंग्लिश, यू लिविंग ऑब्जेक्ट और इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका सीक्वेंस बदलेंगे तो बीच में किसका यूज़ कर लिया जाएगा, बीच में टू का यूज़ कर लिया जाएगा। ये कुछ कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में और डूइंग हैपनिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कस करा है। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में बात आई होगी। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से आपको थोड़ा कुछ क्लियर होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि राम डाइड फिर मैंने लिखा राम किल्ड। अब देखो वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके दोनों सवालों के आंसर सोचो, है ना, क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। समझदार होंगे तुम। दोनों वीडियोस को रोको, रोकने के बाद सोचो कि भाई क्या आंसर हो सकता है। अब देखो ये वाले जो अगर मैं तुमसे कहूँ फिल इन द ब्लैंक भरो, मैंने आपसे कहा इसमें कुछ प्रपोजिशन भरो, मैंने इसमें क्या कहा, इसमें कुछ आपको क्या भरनी है, प्रपोजिशन भरनी है। मैंने आपको दो फिल इन द ब्लैंक भरे दिए, राम डाइड दैम, राम किल्ड दैम। बीच में दो मैंने आपको क्या दे दिए, फिल इन द ब्लैंक दे दिए प्रपोजिशन भरने के लिए। अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ गया, तो मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कब ऑब्जेक्ट आएगा कब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये भी बड़ी जरूरी समझ है कि कहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कहाँ प्रपोजिशन आनी चाहिए, कहाँ प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट दिया है तो किसका दिया है, क्योंकि मैं समझा चुका हूं ऑब्जेक्ट दो ही लोगों को बिलोंग करेगा, या तो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का होगा या ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा। पहचानेगा कौन, तुम पहचानोगे। सबसे पहले वर्ब से पूछो कि बोले बहन ये बता ऑब्जेक्ट ले सकती है नहीं ले सकती है, वर्ब ही बताएगी कि वो ऑब्जेक्ट लेगी या नहीं लेगी। बोले सर कैसे, जरा पूछो। राम डाइड, डाई का मतलब होता है मरना, मारना नहीं, डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है मरना, और किल्ड का मतलब किससे है, मारने से, तुम्हें पता ही होगा। मैंने कहा राम डाइड, राम मर गया, है ना, राम मर गया। बोले ठीक। मैंने कहा दैम, अब तुम्हें पता है राम मर गया, मैंने पूछू राम व्हाट, राम क्या मर गया, क्या रिप्लाई मिलेगा, सोच के बताओ।
मैंने कहा राम मर गया, बताओ राम क्या मर गया? कोई रिप्लाई है? नहीं। राम डाइड हूम, राम किसको मर गया? कोई जवाब है ना? कोई जवाब नहीं है, ठीक है। मगर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कोई प्रपोजिशन डाल दूँ, चलो या चलो एक बात, तो वाट और होम का रिप्लाई नहीं मिला, वाट और होम का रिप्लाई नहीं मिला, तो ये वर्ब कैसी होगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। ये अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब है। किल्ड कैसी वर्ब है? किल्ड अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है। चलो पता करो कैसे ट्रांजिटिव है। मैंने कहा राम किल्ड, राम ने मार दिया। मैंने पूछा राम ने क्या मार दिया? बोले सर अभी तो पता नहीं। मैंने कहा राम ने किसको मार दिया? तो वाट का रिप्लाई तो नहीं मिला, लेकिन राम ने किसको मार दिया? देम मतलब उन्हें, है ना। राम ने किसको मार दिया? देम मतलब राम ने उन्हें मार दिया। अब उन्हें में कोई भी हो सकता है ना। राम में उन्हें में कोई भी हो सकता है। 2-4 लोग थे भाई, उनको राम ने मार दिया, है ना। या फिर जैसे राम ने रावण को मार दिया, हम ऐसे कहें। तो राम ने अगर आपने कहा किल्ड, किल्ड मतलब मार दिया है, तो किसको मार दिया? होम का रिप्लाई मिल रहा है, होम का रिप्लाई मिल रहा है। अगर होम का रिप्लाई मिल रहा है, होम का रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। राम ने किसको मारा? दैम मतलब उन्हें मारा। होम का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब का। तो क्या इस वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन की जरूरत है? प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब कैसी निकली? वर्ब ने होम का रिप्लाई कर दिया। अगर वर्ब ने होम का रिप्लाई कर दिया, तो वर्ब कैसी निकली? वर्ब निकल गई ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब निकल गई? ट्रांजिटिव। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव निकल गई, तो इस बात का मतलब ये है कि वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी। इसका मतलब दैम किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने कहा राम डाइड वॉट, राम जो है मर गया। क्या मर गया? राम डाइड हूम, है ना। राम किसको मर गया, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो, तो इसमें दिक्कत है। दोनों में से किसी का रिप्लाई मिला नहीं, तो वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई, अगर वर्ब कैसी हो गई? अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई, तो एक बात पक्की है, ये दैम जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, अब आपने पता कर लिया वर्ब इंट्रांजिटिव है। वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट 2 लोगों का हो सकता है, या तो वर्ब का होगा या प्रपोजिशन का होगा। आपने वर्ब से पूछा, वर्ब ने कहा बोले भैया मैं तो हूँ इंट्रांजिटिव और मैं ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती। इसका मतलब वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका बनना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट बनना चाहिए प्रपोजिशन का। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस वाले सेंटेंस में यहाँ कुछ ना कुछ क्या रखनी पड़ेगी? प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी। इस वाले सेंटेंस में यहाँ कुछ ना कुछ क्या रखनी पड़ेगी? प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी। वो प्रपोजिशन इस दैम को अपना क्या बनाएगी? ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब तुम समझदार हो, कुछ भी रख के देख लो, जो तुम्हारे समझ में आ रहा हो कुछ भी रख लो। मैंने कहा राम डाइड, राम जो है राम जो है मर गया, राम गुजर गया, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मैं हो सकता है उनके लिए मर गया हो, राम डाइड फॉर देम, कि राम अच्छा व्यक्ति था, राम डाइड फॉर देम, राम उनके लिए मर गया। मैंने कहा उसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ और हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो? हाँ बोले सर हो सकता है, राम डाइड, हो सकता है वो लोग भी मर गए हो, राम डाइड विद देम, उनके साथ राम भी मर गया हो, ठीक है। फॉर देम विद देम, मैंने कहा राम डाइड बिकॉज ऑफ देम, हो सकता है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, उस वजह से किसकी डेथ हो गई, उस वजह से राम की डेथ हो गई, राम डाइड बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। हो सकता है राम उनसे पहले मर गया हो, है ना, राम डाइड बिफोर देम, हो सकता है राम उनके बाद मरा हो, राम डाइड आफ्टर देम। तो फोर हो गया, विद हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब क्या हैं? प्रपोजिशन है। और इनमें से कोई सा भी रख लो, चाहे फोर रख लो, चाहे विद रख लो, चाहे बिकॉज ऑफ रख लो, चाहे बिफोर रख लो, चाहे आफ्टर रख लो, ये सारी की सारी प्रपोजिशन, कोई सा भी एक प्रपोजिशन रखोगे, ये सब के सब प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगी? अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको, दैम को। किसका बनाएंगी? दैम को बनाएंगे। ये प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट दैम को, ये ऑब्जेक्ट दैम जो है प्रपोजिशन का क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वर्ब कैसी थी? इंट्रांजिटिव थी, वो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट किसको दे दिया? मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया प्रपोजिशन को। इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस में मुझे प्रपोजिशन रखनी पड़ी, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो अपना क्या लेगी? वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, इसलिए किल्ड ने अपना ऑब्जेक्ट दैम ले लिया। ये 2 सेंटेंस मेरे समझाने का मकसद ये था कि ऑब्जेक्ट 2 लोगों का हो सकता है, या तो प्रपोजिशन का या वर्ब का। कब प्रपोजिशन आएगी, कब नहीं आएगी, ये भी समझना जरूरी है। कौन सी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, कौन सी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ये मैं बता चुका हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करी हैं। ये